नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो और हिमाचल जीके के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ब्लोखरा सीरीज से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज डिस्कस किया जाएगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 1 ये रहने वाला है और ब्लोखरा सीरीज का पार्ट नंबर 16 ये रहने वाला है। ब्लोखरा सीरीज के 15 पार्ट इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 16 नंबर का पार्ट है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ये पहला पार्ट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जाएंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में जो है वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। चाहे एचएस, एलाइड, सब इंस्पेक्टर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो एचपी का, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा अगर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ से कवर किया जाता है, और वैसा ही बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है हमसे, बोलते हैं द एंशियंट स्टेट त्रिगर्ता हैड 2 प्रोविंसेस, वन वॉज नगरकोट एंड द अदर वॉज। तो बोलते हैं कि प्राचीन राज्य जो त्रिगर्त था इसके 2 प्रांत थे। एक प्रांत तो इसका नगरकोट था, दूसरा प्रांत जो था वो उसका क्या नाम था। देखो, नगरकोट जो था एक प्रांत हुआ करता था। नगरकोट के अलावा त्रिगर्त का दूसरा प्रांत था जिसका नाम था जालंधर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब जालंधर इस प्रांत का जो है वो दूसरा नाम है। अब देखो डिटेल से इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम इस सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किताब को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने पढ़ रखी है तो आपका रिवीजन यहाँ से हो जाए, हम ये कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ से आप जानिए कि जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इसको त्रिगर्त भी जो था वो कहते थे। त्रिगर्त का ये माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्राचीन रियासत है उसमें सबसे पहला स्थान जो है वो त्रिगर्त का ही आता है। और महाभारत के अनुसार अगर माना जाए तो महाभारत के अनुसार जो है ये जो त्रिगर्त है ना, ये महाभारत काल से भी पहले का है। इसकी स्थापना भूमिचंद ने जो था वो की थी और सुशर्मा चंद्र इसके राजा हुआ करते थे। ये 234 नंबर के राजा हुआ करते थे, ये कहा जाता है। 234 नंबर के राजा हुआ करते थे और कौरवों की ओर से ये महाभारत में जो था वो भाग लिया करते थे। कौरवों का साथ इन्होंने महाभारत में दिया था, ये आप कह सकते हैं। और इसकी जो राजधानी होती थी, इसकी राजधानी जालंधर जो था वो इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये आप जानिए, बस इतना यहाँ से काफ़ी है, इतना आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन यहाँ से आपको हो जाएगी। बोलते हैं According to whom the name of Jalandhar have been derived from the famous दानवा जालंधर। तो बोलते हैं किसके अनुसार जालंधर का नाम प्रसिद्ध दानव जालंधर से लिया गया है। देखो, जालंधर कहा गया इसको, तो जालंधर का नाम जो है वो एक दानव के नाम से डिराइव किया गया। अब ये किसके अनुसार है, कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट विजिटर हुआ जिसने यहाँ विजिट भी किया, स्टडी भी की और फिर इसको कहा कि इसका नाम जो है एक इम्पोर्टेंट दानव हुआ कोई जिसका नाम जालंधर था, उसके नाम से डिराइव किया गया। ये कहा गया सर ए कनिंघम के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो, सर ए कनिंघम ने जो है ये कहा कि जालंधर का नाम जो है वो एक दानव जालंधर के नाम से जो है वो डिराइव होता है, जिसको भगवान शिव ने जो था वो मारा था। ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने जो था वो इसको मारा था। और भी इसके बारे में अगर हम कुछ जाने तो आपने ध्यान रखना है कि पद्म पुराण में भी जो है ये कहा गया है कि जालंधर का नाम जो है ये दानव जालंधर से जो है वो लिया गया है। और ये जो जालंधर थे ना, इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये महासागर द्वारा गंगा के पुत्र थे और नदियों का पिता भी इन्हें माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भी इनको जो है वर्णित किया गया है, या वहाँ पर भी इनका मेंशन किया गया है। कहा जाता है कि जब जालंधर का जन्म हुआ था तो उस समय जो था वो पृथ्वी कांप उठी थी, रोई थी पृथ्वी और तीनों लोग गूंज उठे थे। ब्रह्मा जो ध्यान में थे उन्होंने अपना ध्यान तोड़ दिया था और ब्रह्मांड को खो जाने का अनुभव किया था। और समुद्र की ओर जो था वो ब्रह्मा चल पड़े थे और ब्रह्मा ने समुद्र से कहा था कि समुद्र, तुम व्यर्थ में ही इतनी तेज और भयानक आवाज क्यों कर रहे हो। इनके पैदा होने से जो आवाजें उत्पन्न हुई थी उसके लिए ये कहा गया। तब समुद्र ने कहा था कि मैं ये आवाजें नहीं कर रहा, ये मेरा बलवान पुत्र है जो इस प्रकार जो है वो दहाड़ता है। और फिर ब्रह्मा के मन में ये विचार हुआ कि देखना चाहिए इस पुत्र को। तो ब्रह्मा पुत्र को देखने के लिए जो था निकल गए। ब्रह्मा ने पुत्र को देखा तो अभी तो वो एक बालक था। बालक ने जो था वो ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और वो जो था ब्रह्मा जी दाढ़ी को उसके हाथों से छुड़वाना चाहते थे, परंतु वो असमर्थ थे इसमें। और उतने में ही समुद्र जी जो था वो मुस्कुराते हुए आए और उन्होंने अपने पुत्र के हाथ से जो था वो दाढ़ी को मुक्त किया। और ब्रह्मा ने शिशु की ताकत को देखते हुए उसकी प्रशंसा की और इसी से जो है उन्हें नाम दे दिया गया जालंधर। तो इस तरह से ये कहानी थी। शायद ब्लोखरा सीरीज में आपको शायद ब्लोखरा किताब में आपको देखने को ना मिले। एक किताब है हिमाचल की
हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, जो जे हटिशियंस और जेपी वोगल के द्वारा लिखी गई है। उस किताब में ये लिखा था, तो मैंने वहाँ से ये आपको पढ़कर सुनाया, वहाँ से ये स्टोरी जो था हमने डिराइव की। क्योंकि जब ब्लोक्रा सीरीज़ को हम पढ़ते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस किताब से भी कुछ क्वेश्चन उठाए जाएं और बताए जाएं। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इस तरह की कहानियों को जानना। क्वेश्चन तो आपको भूलेगा ही नहीं, परंतु ये कहानी भी अब याद रहेगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बाय विच नेम त्रिगर्ता मेंशन्ड बाय उत्बी इन हिज बुक तारीखे यामिनी। तो बोलते हैं कि उत्बी ने अपनी पुस्तक तारीखे यामिनी में जो है त्रिगर्त को किस नाम से उल्लेखित किया है। तो उत्बी ने जो था वो अपनी किताब, जो किताब का नाम था तारीखे यामिनी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तारीखे यामिनी किताब किसने लिखी थी, तो ये उत्बी के द्वारा लिखी गई थी। इसमें जो है इसने त्रिगर्त को जो है भीमनगर के रूप में मेंशन किया है, भीमनगर कह के जो है मेंशन किया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि उत्बी ने नगरकोट को क्या कहकर मेंशन किया था, तो आंसर वही होगा, भीमनगर ही। कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ से आप ये बात भी जानिए कि इस तरह से और भी नाम जो है वो मेंशन किए गए हैं। कांगड़ा को कुछ और भी कहा है किसी ने, जैसे कि मोहम्मद गजनवी के साथ किया आया था उत्बी, उत्बी ने तो कहा था भीमनगर। फरिश्ता ने जो था वो भीमकोट कहकर मेंशन किया था। अलबरूनी ने जो था वो नगरकोट कहकर मेंशन किया था। तो इस तरह से अलग अलग जो विजिटर यहाँ पर आए, अलग अलग जब लूटपाट यहाँ पर की गई तो उनके साथ विद्वान आते थे, तो वो अलग अलग नाम से उन्होंने मेंशन यहाँ पर किया था। यहाँ से इतना ही ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड कांगड़ा व्हेन उतीतो वॉज रूलर ऑफ कांगड़ा। तो बोलते हैं कि कांगड़ा के शासक उतीतो के समय में कांगड़ा आने वाला चीनी यात्री कौन था। देखो, कांगड़ा में उस टाइम रूलर थे उतीतो। इनके बारे में बहुत कम आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगा, परंतु ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उतीतो के बारे में, कांगड़ा के बारे में। तो कहते हैं कि कांगड़ा में जब उतीतो शासन करते थे तो उस टाइम में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हेंत्सांग। हेंत्सांग आया था, ऑप्शन बी सही आंसर है। आपने ये भी साथ में ध्यान रखना है कि हेंत्सांग जब आया था ना, तो कांगड़ा में तो जब आया था तो उतीतो शासक थे, परंतु कांगड़ा किसके अधीन था, तो कांगड़ा जो था वो हर्ष के अधीन था, हर्षवर्धन के अधीन था। तो आपको ये भी पता होगा कि हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो चाइनीज यात्री हेंत्सांग आया था। 635 की ईस्वी पूर्व जो था ये आया था, लगभग 635 ईस्वी पूर्व, और ये यहाँ पर लगभग 13-14 वर्षों तक जो था वो रहा था। कहा जाता है कि जालंधर में जब ये 635 ईस्वी में जालंधर आया था तो उस दौरान जो था ये जो था यहाँ पर बौद्ध धर्म का अनुयायी जो था वो हो गया था। और हेंत्सांग जब भारत से वापस जा रहा था तो 643 में भी जो था, सन 643 में भी जो था, इसने दोबारा जालंधर जो था ये आया था। तो इसने यहाँ इस तरह से हेंत्सांग ने 2 बार जो था वो जालंधर विजिट किया था। ये आपने ध्यान रखना है, कितनी बार ये आया था, 2 बार विजिट आया था। यहाँ से आप देखेंगे भी, अभी एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बस इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ना कि जब चाइनीज यात्री हेंत्सांग कांगड़ा आया था तो उस टाइम कांगड़ा का शासक कौन था, तो उतीतो नाम ध्यान रखना, ये भूलना नहीं चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन महमूद गजनवी अटैक्ड नगरकोट फोर्ट 1009 एडी। तो बोलते हैं कि 1009 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था तो उस दौरान कहते हैं कि कांगड़ा का शासक कौन था। तो उस टाइम कांगड़ा का शासक जो था वो कौन हुआ करता था, राजा जगदीश चंद जो था वो हुआ करता था। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार HPSSC ने पूछा है, एलाइड्स में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आपने ध्यान रखना है कि इस वंश में जो है राजा भूमचंद्र हुआ करते थे। भूमचंद्र की 436वीं पीढ़ी जो था ये थी, 436वीं पीढ़ी जो था ये चल रही थी। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की पीढ़ी चल रही थी, तो 436वीं नंबर की पीढ़ी चल रही थी। 1009 ईस्वी में आपको पता होना चाहिए कि ये पंजाब के अधीन ही, उस टाइम पंजाब ही हुआ करता था, हिमाचल अलग से नहीं हुआ करता था। तो पंजाब पर चौथी बार जो था ये आक्रमण किया गया था। और जब इसको सूचना मिली महमूद गजनवी को कि नगरकोट में जो है वो तो बहुत सारा धन है, इस तरह से बातें हैं, तो उसने नगरकोट को जो था वो घेर लिया था। उसने किले को घेरने के लिए सिपाही भेज दिए थे अपने। अब किले को घेर लिया गया, किले में जो भी लोग थे उन लोगों ने बड़ी ही वीरता के साथ जो था वो मुकाबला किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ सैनिक फैले हुए हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं पर जो था वो विश्वास टूट गया था, हिम्मत टूट गई थी।
और इस तरह से यहाँ पर आक्रमण कर लिया गया। जगदीश चंद यहाँ के राजा हुए। 1009 ईस्वी में आक्रमण किया गया। किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। महमूद गजनवी के साथ ही उतवी आया था। उतवी ने जो था वो तारीखे यामिनी में जो है वो नगरकोट को भीमनगर कहकर मेंशन किया। ये आपने ध्यान रखना है। ये बहुत 3-4 क्वेश्चन यहाँ से रिलेट होते हैं, तो इन 3-4 क्वेश्चन को आप ध्यान रखें। और ये ना लगभग 1043 ईस्वी तक ना इसी के अधीन रहा था। 1043 ईस्वी तक लगभग इसी के अधीन रहा ये, और उसके बाद जो था इसको मुक्त यहाँ से करवाया गया था। अब इन चीज़ों को ना ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन में आगे आपसे पूछूंगा ना, वो क्वेश्चन आपको बड़े क्लियरली आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 1-2 क्वेश्चन और पढ़ लीजिए उससे पहले। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा बहन? मोहम्मद तुगलक कैप्चर्ड नगरकोट फोर्ट इन 1337 AD। तो बोलते हैं कि उस समय कांगड़ा का शासक कौन था जब मोहम्मद तुगलक जो था वो 1337 में यहाँ का शासक हुआ करता था। तो उस समय आपने ध्यान रखना है कि पृथ्वी चंद जो था यहाँ का शासक हुआ करता था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो 1337 में जब मोहम्मद तुगलक ने नगरकोट किले पर कब्जा किया तो उस समय कांगड़ा का शासक जो था वो पृथ्वी चंद हुआ करता था। अब पृथ्वी चंद यहाँ का शासक था, बिल्कुल सही बात है। आपने क्या यहाँ से ध्यान रखना है? आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि जब पृथ्वी चंद यहाँ पर शासन कर रहा था तो ये 1330 में यहाँ का राजा बना था। 1330 में यहाँ का राजा बना था और 1345 तक जो था ये यहाँ पर राज करता रहा। परंतु 1337 में जब मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया तो इसने क्या किया? 1337 में मोहम्मद तुगलक की अधीनता को जो था वो स्वीकार कर लिया था। इसने ज़्यादा बहस करना नहीं चाहिए, लड़ाई करना नहीं चाहिए, अधीनता को स्वीकार कर लिया। और ये जो सुल्तान था ये यहाँ से संतुष्ट भी हो गया। और इसने फिर पृथ्वी चंद को भी संतुष्ट रखने के लिए क्या किया कि इसका जो किला था ये इसी को लौटा दिया। किला लौटा दिया मतलब, परंतु अधीनता तो उसी की थी। और इसने जो था वो ज्वालामुखी मंदिर को सुरक्षित रहने दिया। इसने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। ये अपनी सेना को लेकर जो था वो आगे बढ़ गया था और इसने बाकी जो पहाड़ी प्रांतीय राजा यहाँ पर राजा थे उनको लूटा था, या फिर रियासतें यहाँ पर थी उनको जो था वो इसने लूटना चाहा। तो ये सारा सिनेरियो जो था वो इसका रहा था। बाकी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि 1337 में कौन यहाँ का शासक था? मोहम्मद तुगलक ने जब आक्रमण किया तब कौन यहाँ का शासक था? तो पृथ्वी चंद नाम आपने ध्यान रखना है। और इसने इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और ज्वालामुखी मंदिर को इसने बिल्कुल नहीं छेड़ा था। ये सारी बातें आप यहाँ से ध्यान रखें। और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में यही सब तो पूछा जाएगा और इसके अलावा नहीं यहाँ से क्वेश्चन बनता कोई भी, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अभी आपके। बोलते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन फिरोज शाह तुगलक अबाउट 1365 बेसिज्ड दी नगरकोट फोर्ट। तो बोलते हैं कि जब फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में नगरकोट किले पर कब्जा किया तो उस समय यहाँ का शासक कौन हुआ करता था? कांगड़ा का शासक कौन हुआ करता था? तो उस टाइम यहाँ का शासक कौन हुआ करता था? रूपचंद जो था वो यहाँ का शासक हुआ करता था 1365 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। रूपचंद अब यहाँ का शासक हुआ करता था। 1365 में नगरकोट पर आक्रमण जो था वो किया गया और 1365 में जो था वो इसको लूट लिया गया। यहाँ पर इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया गया। ये आपने ध्यान रखना है। ये जो रूलर, मुस्लिम रूलर खासकर यहाँ पर आक्रमण कर रहे थे तो इनका क्या था? इनके ज़्यादा उद्देश्य नहीं थे। इनका एक उद्देश्य था कि जितना भी धन है ना उसको लूट लिया जाए, सभी को अपने अधीन कर लिया जाए। यही तो उस टाइम का मेन मोटिव होता था। इसने तो इतना किया था कि इसने ज्वालामुखी मंदिर को भी जो था वो नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। यहाँ पर इसने काफ़ी तबाही जो था मचाई थी। कुछ लोगों का कहना है कि उसने यहाँ पर मूर्तियों को भी जो था वो तोड़ा था और लगभग 1300 के करीब संस्कृत ग्रंथ यहाँ पर होते थे उनको जो था वो अपने साथ ये यहाँ से ले गया था और उनका अनुवाद इसने फारसी में जो था वो करवाया था। ये आपने ध्यान रखना है। रूपचंद्र के बाद, रूपचंद यहाँ का राजा होता था। इसके बाद 1375 में इसका पुत्र था जिसका नाम था संगर चंद्र। संगर चंद्र जो था वो यहाँ का शासक बना था और संगर चंद्र के शासनकाल में जो है इतना कुछ खास नहीं हुआ। इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं, ज़्यादा पढ़ने को जो है वो नहीं मिलता है। ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर? अब ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपने जानना है पहले। यहाँ से आपने ये क्वेश्चन देखो एचएएस में पूछा गया था। इस बार एचएएस में पूछा गया था तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन डिराइव होता है, बस पूछा गया है अलग अलग फॉर्म में। पहली 3-4 स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए। सारी स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट है कि मोहम्मद ऑफ गजनवी मेड अ रेड ऑन नगरकोट फोर्ट इन 1008-1009। तो यहाँ पर बोलते हैं कि
गजनी के जो मोहम्मद महमूद थे उन्होंने 1008 ईस्वी में जो था वो नगरकोट पर छापा मारा था। ठीक है, पहली बात ये कही जाती है। दूसरी बात में कहते हैं कि हेंद सांग स्टेड फॉर सम टाइम्स एट सिरमौर विद द मंक जया गुप्ता, कि हेंद सांग कुछ समय के लिए सिरमौर में भिक्षु जया गुप्तम के साथ रहे थे। और तीसरी स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि राजकुमार नासिर उद्दीन मोहम्मद के नाम से कांगड़ा की गद्दी पर बैठे थे, कि प्रिंस नासिर उद्दीन असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा अंडर द नेम मोहम्मद तुगलक, की नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे थे। और तीसरी स्टेटमेंट में कहा जाता है कि नगरकोट फोर्ट रिमेन्ड अंडर द पोजेशन ऑफ तैमूरे लंग इन अबाउट 1043, की नगरकोट जो था वो 1043 ईस्वी तक तैमूरे लंग के कब्जे में रहा था। एक एक स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए कि गजनी के जो मोहम्मद थे वो 1008-9 ईस्वी में जो था वो नगरकोट किले पर छापा मारा था। ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने छापा मारा था 1008-9 ईस्वी में इन्होंने मारा था। इसके साथ ही जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था ना ऊपर, तो हमने क्या पढ़ा था कि इसने 1043 ईस्वी तक जो था यहाँ पर शासन किया था। तो तैमूरे लंग कहाँ पर आ गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है, चौथे नंबर की स्टेटमेंट खुद ब खुद। दूसरी स्टेटमेंट आती है कि हेंद सांग कुछ समय के लिए सिरमौर में भिक्षु जया गुप्तम के साथ रुका था। तो देखो, अगर हम हेंद सांग की बात करते हैं ना, तो हेंद सांग कांगड़ा में जब आया था तब तो उती तो हुआ करता था, परंतु इसके साथ साथ ही आपने ध्यान रखना है कि हेंद सांग जो था एक चाइनीज यात्री था और इसने कांगड़ा के बाद कुल्लू के अलावा लाहौल और लाहौल के अलावा सिरमौर भी जो था वो विजिट किया था, और सिरमौर इसने विजिट किया था जया गुप्तम के साथ। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये आपने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन का फैक्ट जान लीजिए यहाँ से कि जब ये 635 AD में यहाँ पर आया था तो इसने जलंधर यानी कि कांगड़ा विजिट किया। उती तो उस टाइम यहाँ के शासक हुआ करते थे। उसके बाद ये जो था कुल्लू गया, कुल्लू के बाद जो था ये लाहौल गया और लाहौल के बाद ये सिरमौर गया। तो ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखें। तीसरे नंबर की स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं कि प्रिंस नासिरुद्दीन जो थे, राजकुमार नासिरुद्दीन जो थे, वो मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे थे। तो बिल्कुल सही बात है, ये बैठे थे इस नाम से गद्दी पर। तो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है, चौथी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर दिया गया है चौथी स्टेटमेंट गलत है और पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी सही आंसर है, पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही है। तो ये मेरे ख्याल से अब आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। जो क्वेश्चन आपने ऊपर पढ़े वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गए। एक तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया जो आपने 1043 AD का यहाँ पर पढ़ा था अभी क्वेश्चन, कि 1009 AD में क्या हुआ था और 1043 AD तक यहाँ पर रहे थे। एक वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपका सिरमौर का उतीतो वाला क्लियर हो गया, सिरमौर में भी उतीतो आए थे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन लिंक होते हैं एग्जाम में। अब देखो, क्वेश्चन तो वही है परंतु पूछे कैसे गए हैं घुमा फिरा कर, और ये किताबों में कहीं पर भी आपको ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा डायरेक्टली मेंशन किया गया हो। तो अब ध्यान रखें, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं यहाँ पर, आगे बोलते हैं हु ट्रांसलेटेड 1300 वॉल्यूम ऑफ हिंदू बुक्स विच वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम ज्वालामुखी टेम्पल। अभी हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में ही थोड़ी देर पहले, कि जब यहाँ पर आक्रमण किया गया तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यहाँ पर कुछ मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया। 1300 ग्रंथ ऐसे थे जिनको वो अपने साथ ले गया था और फारसी में अनुवाद करवाया था। अब ये पूछते हैं कि ये जो हिंदू पुस्तकें यहाँ से ली गई थी, इनका अनुवाद किसने किया था इन खंडों का, तो इनका अनुवाद किया गया था खलीद खनी के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये आपने ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ये किताबें तो अपने साथ ले गया, परंतु इन किताबों को इसने ट्रांसलेट भी करवाया, फारसी में ट्रांसलेट करवाया, और ट्रांसलेट करने के लिए खलीद खनी को अपॉइंट किया। उसको कहा कि चल भाई इन किताबों को ट्रांसलेट कर, और इन्हें जो था वो दिलाइले फिरोज शाही के नाम से फिर जाना जाने लगा। इन किताबों को दिलाइले फिरोज शाही के नाम से जाना जाने लगा। और इनमें था क्या ऐसा कि जो इनको ट्रांसलेट करवाना पड़ा। देखो, ये जो किताबें थी जो यहाँ से लाइब्रेरी से लूटी गई थी, इन किताबों में जो था वो फिलॉसफी से रिलेटेड चीज़ें थी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी, और भविष्य को लेकर कुछ किताबें लिखी गई थी। वो ऐसी किताबें थी यहाँ पर कि उन किताबों को बहुत ज़रूरी समझा इसने, और फिर इसने चाहा कि इनको ट्रांसलेट करवाता हूँ मैं। ऐसी इंपॉर्टेंट किताबें कहाँ मिलेंगी कहीं पर देखने को, हमारे लोग कहाँ पर लिख पाएंगे, और फिर उसने ट्रांसलेट करवाया और उनका नाम भी चेंज करवा दिया। अब ये जो किताब मैं आपको बता रहा था, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, इस किताब में लिखा गया है कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जब इसने तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो नगरकोट को लूटा था,
तो उस दौरान उसने नगरकोट की जो मूर्तियां थी उनको तोड़ दिया था और इनको जो था वो टुकड़े टुकड़े इनके कर दिए थे और इनको जो था वो गाय के मांस के टुकड़ों के साथ बांधा था और थैलियों में इनको बांध दिया गया था, ब्राह्मणों के गले में बांधा गया था और शिविर में जो था वो घुमाया गया था, ये कहा जाता है। और नौशाबा की जो मूर्ति थी उसको जो था वो मक्का की सड़कों पर फेंकने के लिए भेजा गया था ताकि तीर्थयात्री जो है इसे पैरों तले कुचल सके और अनेक भक्तों और सेवकों को वितरित करने के लिए 1 लाख टका के करीब राशि भी भेजी गई। और फिर फाइनली ये कहा जाता है कि तारीखे फिरोजशाही जो किताब है उसमें ये सब नहीं लिखा गया है, तो शायद ये कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोज शाह जो था ये पूजा स्थलों का सम्मान करता था और इसने भवन के मंदिर को छोड़ दिया था, ये कहा जाता है। तो ये असत्य कथन बताए जाते हैं, कुछ इतिहासकार इस तरह से कहते हैं, परंतु कोई प्रमाण नहीं है और जो एग्जैक्टली जो फैक्ट मिले हैं वो इन चीज़ों को असत्य जो है वो फिर ठहरा देते हैं। उनके अनुसार जो है फिरोज शाह पूजा स्थलों का बिल्कुल सम्मान करता था। फरिश्ता ने तो अपने विवरण में ना अलग अलग देवियों के बारे में जरूर मेंशन किया हुआ है, एक नगरकोट की महान माता है और दूसरी ज्वालामुखी की माता है। तो इस तरह से जो है वो बातें हैं। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए कहानियां हैं, ये कोई बहुत डीपली इन चीज़ों को नहीं लेना होता, क्योंकि ये सिर्फ किताबों में लिखी गई है, परंतु फिर भी जो किताब में लिखा था वो हमने मेंशन किया। अच्छा, एक और बात, ये जो जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए ना हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट किताब से, तो वो सारे मैं आपके साथ उनके क्लिप्स में आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपको देखो सारी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स है, जब कभी आपके पास बहुत फ्री टाइम हो तब आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। परंतु मैं क्लिप आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड होंगे उन क्लिप्स को पढ़ने के। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द रूलर ऑफ कांगड़ा व्हेन तैमूर इन्वेड इंडिया। तो बोलते हैं तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय कांगड़ा का शासक कौन था। देखो, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम कांगड़ा का शासक जो था वो मेघचंद हुआ करता था। ऑप्शन डी मेघचंद जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब मेघचंद उस टाइम कांगड़ा का शासक हुआ करता था। अभी हमने पढ़ा था कि रूपचंद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र संगरचंद शासक बना था, और संगरचंद के बारे में इतने फैक्ट देखने को नहीं मिलते। तो उसके बाद 1390 में जो था वो मेघचंद जो था वो गद्दी पर बैठा था, और मेघचंद ने जो था वो 1405 तक जो था वो गद्दी संभाले रखी, जो था ये राज यहाँ पर करता रहा। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि तैमूर ने जो था वो 1398 में जो था वो इसने यहाँ पर आक्रमण किया था भारत पर, ये आपको पता होना चाहिए। और उस समय मेघचंद कांगड़ा का शासक हुआ करता था। ये पहले तो इसने दिल्ली को लूटा। अब दिल्ली में जब इसने रह के तो कुछ दिन 10-15 दिन वहां पर रुका रहा, और उसके बाद इसने 1399 को जो था दिल्ली से प्रस्थान किया। मेरठ, हरिद्वार तथा सिरमौर की निचली पहाड़ी क्षेत्रों को जो था वो लूटता हुआ यहाँ से वापिस जो था वो लौट गया था। और तैमूर ने अपने ग्रंथ जिसका नाम है मालफुजत ए तिमूरी, इसमें नगरकोट का मेंशन किया हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पर कि शिवालिक की घाटी में जब पहुंचा तो मुझे नगरकोट के संबंध में खबर दी गई, जो हिंदुस्तान का एक बड़ा और प्रसिद्ध नगर हुआ करता है। और इन्हीं पहाड़ों में जो है ये है, दूरी जो था वो 30 कोस की थी, परंतु रास्ता जो था वो वनों और ऊंचे पहाड़ों से होकर जाता था। इन पहाड़ों में बसने वाले हर एक राजा के पास काफी सैनिक थे। अभी मुझे इन बातों का पता लगा और मेरा हृदय इन विधर्मी हिंदुओं से लड़ने को और इन इलाकों पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्तेजित हो उठा। अतः घोड़े को एक एट लगाकर मैं उस और जो है वो चल पड़ा। तो ये सब लिखा गया था, परंतु कहा जाता है कि तैमूर ने प्रस्थान भले ही किया परंतु ये नगरकोट तक जो था वो नहीं पहुंच पाया था। क्यों नहीं पहुंच पाया, ये क्यों कहा जाता है कि वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसके बाद इसकी किताब में जो था वो नगरकोट का मेंशन देखने को नहीं मिला। अगर इसने नगरकोट को लूटा होता तो शायद ये मेंशन जरूर करता नगरकोट के बारे में। लास्ट टाइम हमने बलोखरा सीरीज में बुसहर रियासत जो था वो डिस्कस की थी पार्ट 15 में, वहां से ही ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर में जो है कमेंट करके जल्दी से बताइए। बोलते हैं इन दी 10th century AD द कैपिटल ऑफ बुसहर स्टेट वाज शिफ्टेड फ्रॉम कामरू टू। तो बोलते हैं 10वीं शताब्दी में बुसहर राज्य की राजधानी कामरू से कहाँ को स्थानांतरित की गई थी। यह हमने उस 15 नंबर के पार्ट में जो डिटेल से जाना है, तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और फिर से बात करते हैं अपनी कांगड़ा सीरीज की। तो कांगड़ा सीरीज में हमने जो पार्ट नंबर 16 या फिर कांगड़ा सीरीज का पार्ट नंबर 1 आप कह लीजिए, ये जो हमने डिस्कस किया, इसमें हमने
इतने क्वेश्चन जान लिए। इसमें हमने जो था वो जाना कि कांगड़ा पर किस किस तरह से आक्रमण हुए, मेन जो आक्रमण थे वो हमने जान लिए। और इसके अलावा हमने तैमूर के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया, किस तरह से इसने आक्रमण किया, परंतु समर्थ शायद नहीं हो पाया था। और बाकी भी हमने अलग अलग हिस्ट्री के जो पन्ने हैं वो पलटे और देखा थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में। इसके आगे घमंड चंद, संसार चंद, बाकी जो छोटी छोटी रियासतें बनी वो किस तरह से बनी, उन सारी रियासतों के बारे में जो है हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगला पार्ट बहुत जल्दी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।